हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की जो है अपन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज तक 8 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब 9वां चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों को विद्युत और परिपथ से संबंधित जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपकी जो एनसीईआरटी है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि सारी जो है एनसीईआरटी आप लोगों के लिए विज्ञान विषय की तो कम से कम अपलोड कर ही दी जाए। और एनसीईआरटी बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए नींव का काम करती है। तो आप लोग ज़रूर इनको सुने, आराम से स्पीड बढ़ाकर सुने या कम स्पीड पर आप लोग आराम से सुन सकते हैं। ये वीडियो क्लास 6 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काम की है ही, साथ में जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सीटेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एनसीईआरटी निभाती हुई आई है। तो आप लोगों को बिल्कुल पूरी वीडियो देखनी चाहिए, सब चीज़ें काम की है। प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो की जो भी लिस्ट बना रखी है उसको आप आराम से खोलें, पहली से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं 9वां चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान विषय का 9वां चैप्टर विद्युत तथा परिपथ। तो देखिए इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। विद्युत से संबंधित आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली है, जो भी लाइट वगैरह की चीज़ें हैं उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। आप सभी जानते हैं कि विद्युत का उपयोग क्यों किया जाता है कि सब चीज़ आसानी से और फटाफट से हो जाए। पहले क्या होता था, जब भी प्रेस वगैरह करनी होती थी, कपड़ों की जो कड़कपन लाना होता था कपड़ों में, उसके लिए क्या करते थे, बहुत सारी बार किसी न किसी वस्त्र के नीचे कपड़ों को रखा जाता था, या जो कोयले वाली इस्त्री आती है, मतलब जो प्रेस आती है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इन चीज़ों को मॉडल बनाने के लिए, मॉडर्न तरीके में प्रस्तुत करने के लिए कि जल्दी काम हो जाए और आसानी से और बढ़िया काम हो जाए, उसके लिए क्या किया गया, विद्युत का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए गए, उससे संबंधित उपकरण बनाए गए। तो जल्दी जल्दी क्या है, आप लोग प्रेस 2 मिनट में आपकी प्रेस हो जाती है कपड़ों की, है ना, आपकी नहीं कपड़ों की हो जाती है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को आसान खाना बनाने के लिए भी जो है ना, ये सारी चीज़ें आ चुकी है ताकि आपका काम आसानी से, सरलता से और फटाफट हो जाए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो इसके लिए विद्युत का उपयोग हुआ है। चलिए उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि जब भी आप मकान वकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप टैंक बनाते हैं या फिर नल आता है, जब भी आप लोग मोटर लगा लेते हैं, वो मोटर विद्युत के थ्रू ही चल रही है ना। वो विद्युत का ही पूरा परिपथ है, पूरा सेटअप है कि आप लोग उस पानी की मोटर से जो पंप लगाकर पानी को ऊपर तक, छत तक, जहाँ भी आप लोग ले जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। वो सब किसकी देन है, विद्युत की। और विद्युत परिपथ ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो रखी हुई टंकी में पहुँचाने के लिए काम में करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिसके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल सा अगर आप अपने खुद के घर में भी झांक के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विद्युत का उपयोग आप लोग करते हैं। खाना बनाने में हो गया, प्रेस वगैरह कपड़े पे प्रेस करने में हो गया, है ना, गर्म पानी करने के लिए गीज़र का इस्तेमाल हो गया, मोटर वोटर चलाते हो नल पानी के लिए, बहुत सारी अनगिनत आप लोग खुद ही अपने मन में सारी कल्पना या सारी चीज़ें देख सकते हो डेली रूटीन में, है ना। तो विद्युत का उपयोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करके अपनी नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा इस चैप्टर के हिसाब से कहा है। पर जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनको सब चीज़ें पता है। बस क्लास 6 वाले जो स्टूडेंट है वो ये सारी चीज़ें करते रहिएगा। क्या आपकी सूची में प्रकाश के विद्युत का उपयोग सम्मिलित है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है ना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे चारों तरफ बल्ब ही बल्ब, रोड लाइटें वगैरह, ये क्या, सूरज तो गायब हो जाता है रात को, है ना। कभी कभी चांदनी होती है, 15 दिन गायब वो भी रहती है। तो उजाले के लिए क्या होता है, रोड लाइट लगा दी, लाइट्स लगा दी, एलईडी लाइट्स लगा, बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। एक अगर आपको आइडिया लेना है तो एक दिन पूरी चीज़ों को नोट करो, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अंधेरे में निकलो, फिर आपको लाइट दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना।
चलिए, सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। प्रकाशित मतलब उजाला देती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बिजली घर होता है, वहाँ से आपको प्राप्त होती है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब ये प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले हम सेल का उपयोग करते थे, वो क्या चीज़ थी? तो देखो, सेल अलग चीज़ थी, अलग प्रोसेस था। और अभी जो लाइट वाली जो टॉर्च आती है वो विद्युत के थ्रू ही आती है। उसको 2 मिनट आप लोग चार्ज लगाओ, 10 मिनट लगाओ और पूरी रात इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा प्रोसेस है। अब सेल वाले का तो क्या है, एक लिमिटेड टाइम था, इतने टाइम तक आप लोग यूज़ करोगे फिर सेल फेंक दोगे। अब ये सब चीज़ें तो ठीक है, पर आपके दिमाग में आ रही होगा कि यार टॉर्च में लाइट आ कहाँ से रही है कि ये लाइट दे पा रही है ना? तो आप लोगों को पता होगा उसमें एक बैटरी होती है। कभी खोल के देखना, खराब हो जाए तब आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विद्युत सेल की। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। कहाँ से? टॉर्च के बल्ब को जो विद्युत है वो विद्युत सेल लगा रहता है उसमें, जो आप लोग चार्ज करते हैं उसी के थ्रू उसको बिजली मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, आजकल आपने देखी होगी स्मार्ट वॉच, समझ रहे हो? तो वो कहाँ से हो पा रही है? वो सब चीज़ें विद्युत के थ्रू ही चार्ज होती है, फिर आप लोग आराम से दिखाते फिरते रहते हो। सही है ना? यही बात है। रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? देखा कभी आपने विद्युत सेल को? एक बड़ा सा सेल होता है, गोल सा सेल होता है ना? तो उसको देखना कभी। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है। चित्र 9.1 में आपको दिखाया गया है, आपको दिखा देते हैं पहले। इस टाइप से दिखा, ये होती है जिसमें प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है और माइनस पॉइंट जो है चक्रिका लगी होती है गोल सी, समझ रहे हो? क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह प्लस तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा होता है और धातु की डिस्क जो है वो ऋणात्मक सिरा। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा वो चीज़ लगी होगी धातु की, उसको तो प्लस पॉइंट होता है, और यहाँ पर नीचे एक लंबा सा चपटा सा पतला सा गोल सा लगा होगा, उसको कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा और दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम बता रखा है जिसमें आप लोगों को चेतावनी दे रखी है, आप लोग मतलब सभी को, है ना? तो देखो क्या लिखा है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। इस प्रकार का चिन्ह देखा है आपने, है ना? देखिए, यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों, सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्या है, तुर्रम खान बनते हैं, समझ लो। तुर्रम खान का मतलब है कि खुद में ही होशियार बनना, है ना? तो वो क्या करते हैं, एक पलक तो लाइट में लगा देंगे, एक पलक खुद पकड़ेंगे और फिर स्टाइल मारेंगे कि देखो भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा, पर जब होगा ना तो भगवान को प्यारे हो जाएगा। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। इस वजह से ऐसा चिन्ह लगा हुआ रहता है। जहां भी लगता है ना कि ये डेंजर सिग्नल है तो वो डेंजर सिग्नल इसी प्रकार का बना हुआ रहता है, समझ रहे हो? यदि विद्युत और विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट और मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों, सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुब्राह्य जनित्र यानी कि पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग आप लोगों को करना चाहिए। चलिए जो भी है, अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा एक ए वाला ऑप्शन, देखो ये है टॉर्च के
टॉर्च का बल्ब आपको दिख रहा है। अब ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है वो टॉर्च के भीतर का बल्ब भीतर का दृश्य आप लोगों को दिखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? क्रियाकलाप एक टॉर्च लीजिए और इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? ये देखो पतला तार दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब टॉर्च का स्विच दबाइए और देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है, मतलब उजाला देता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 9.2 बी में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, चित्र 9.2 बी में। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत खंभों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से दो टर्मिनल क्यों होते हैं? चलो फिर एक चेतावनी आपके सामने है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चेतावनी: विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। अगर मिला दिया तो फॉल्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप 2: विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल और दूसरे दो को बल्ब से जोड़ दीजिए। जैसा कि यहाँ पर देख लो आप लोग, इस टाइप से आपको करना है और नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप लोग समझ जाएंगे खुद से, है ना। दो तार लेने हैं, उनको छीलना है, दो तार इधर से लेने हैं, ठीक है, और इन्हों को एक एक तार को आगे से भी इस प्रकार से छील देना है आप लोगों को, ठीक है ना। दोनों सिरे आप लोगों को छील देने हैं। प्लस ये ऊपर वाला हिस्सा प्लस होता है, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर माइनस होता है। दोनों को टच करा देना है और इस टाइप से आप लोगों को प्रोसेस करना है, ठीक है ना। अगर आप लोग घर पे ये चीज़ कर रहे हैं तो थोड़े सावधानी से करना है ना। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। दो तारों से जुड़ा बल्ब। अब दो तारों को यहाँ पर बल्ब से जोड़ना है और दो तारों को यहाँ पर सेल से जोड़ना है। दिख रहा है आपको? एक तो सेल से जोड़ रखा है और एक को किससे जोड़ रखा है? बल्ब से जोड़ रखा है। चलिए अब बात करते हैं। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबड़ बेल्ट या टेप का उपयोग कर सकते हैं। सेल के लिए तो आप रबड़ का उपयोग कर सकते हैं, है ना। रबड़ इस टाइप से ये रबड़ लगा रखे हैं, दिख रहा होगा आपको। छोटी छोटी बांधती है महिलाएं जब काम में लेती है वो वाले, और यहाँ पर आप लोगों को टेप लगानी है ब्लैक कलर वाली। सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि 9.5 ए और एफ में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ए वाला और ये वाला हिस्सा है एफ वाला। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे निकाल रखा है और इस वाले में डायरेक्ट जोड़ रखा है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं है। इस व्यवस्था में हाँ या ना लिखना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेज में आपका बल्ब जल रहा है। तो ये ए वाला ऑप्शन पर आप लोग ध्यान से देखो डायग्राम को। इसमें यह तार जोड़ रखे हैं, इसमें आपका बल्ब जल रहा है। बाकी बी सी डी ए एफ में जुड़ रहा है, बाकी एम बी सी डी ई में नहीं जल रहा है, एफ और ओनली ए में जल रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त है यानी कि जला हुआ है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र 9.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए।
अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 9.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की। तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 9.5 ए में आप लोगों ने देख लिया होगा, 9.5 ए में है ना, और चित्र 9.5 एफ में ही बल्ब जलता है। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल और बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का क्या है, एक उदाहरण है। मतलब कि एक विद्युत परिपथ आपसे पूछ ले कि कैसे क्या होता है, तो आप लोग ये डायग्राम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये वाला, ए वाला और एफ वाला देख रहे हो आप, इस टाइप से इन दोनों में बल्ब आपका जल गया था। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो। किसी विद्युत परिपथ चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज भी हो जाते हैं ना बल्ब बहुत सारी बार, वही कारण भी हो जाता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अशूर्ण है, मतलब कि निकल जाता है उसका तंतु, ठीक है। सॉरी, ये देखिएगा विद्युत परिपथ की जो धारा है वो इस टाइप से यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह जलता नहीं है, यानी कि दीप्तमान नहीं होता है। बात करते हैं आगे। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 9.5 बी, सी, डी और ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं होता है? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप 3। अब देखो टॉर्च की बात कर रहे हैं। एक टॉर्च बल्ब तथा कांच का टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा लेना है। मतलब जो तार का आवरण होता है ना, आगे का मुंह हटा लेना है, पीछे का भी हटा लेना है, दोनों सिरे हटा लेने हैं प्लास्टिक आवरण के। 9.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर, ये देखो इस टाइप से घर में तैयार की गई टॉर्च, आप लोगों को ऐसे बल्ब लगाना है, ऐसे तार लगा देना है ना, तो आपका ये जो बल्ब है वो जलेगा या नहीं जलेगा, इस पर बात करते हैं। और पहेली भी यही जानना चाहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से आपको जोड़ना है। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। जैसा आप लोग देखो यहाँ पर विद्युत सेल को धनात्मक टर्मिनल पर रखा है और जो यह नीचे है जो यहाँ पर ये जो है तार लगा हुआ है नेगेटिव पॉइंट पर, ठीक है ना। इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन ऑफ करके समान नहीं है? तो बात करते हैं विद्युत स्विच की। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4 की हम बात करते हैं। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। जैसा कि चित्र 9.8 में आप लोगों को बता रखा है, सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। देखो आप लोग यहाँ पर। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का जो स्वतंत्र भाग है इसे स्पर्श कर सके। ये देखो इस प्रकार का पूरा प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सिर स्पर्श कर सके, इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में अपना स्विच होगा। जो जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर क्या होगा, ये स्विच का काम करेगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरी ड्राइंग पिन को छू ले। आप क्या देखते हैं, तो देखो 9.9 का ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा प्रोसेस है जिसमें एक बल्ब है, एक सेल है जिसमें स्विच लगे हुए हैं, दोनों तरफ तार, स्विच मतलब दोनों तरफ तार के जो है मुंह लगा दिए हैं, पिन लगी हुई है जो स्विच का काम यहाँ पर करने वाली है। तो इस प्रकार से ये पूरा डेकोर किया गया है। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाना है। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है और इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, दीप्तमान होता है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये पिन आपको दिख रही होगी, इनके बीच में आप लोग गैप देख पा रहे होंगे। तो ये स्विच क्या है, ऑफ है। अब जैसे ही ये स्विच इसके अड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो ये अड़ गया तो ये ऑन हो गया, समझ गए। तो इस कंडीशन में बल्ब जल जाएगा, इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। कैसे जलेगा? जब विद्युत परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा, विद्युत की धारा वहां तक जा ही नहीं रही है, तो कैसे बल्ब जल जाए? करंट तो आना चाहिए ना, तभी तो जलेगा। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है और परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्थिति को कहेंगे स्विच ऑफ। आप लोग बल्ब जलाते हो, बंद करते हो, जब भी तो आप स्विच ऑफ करते हो, बस वो सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाती है और ऐसे आप लोगों को पूरी चीजें क्या है, बाहर से पूरी समझने में आ रही होगी। ठीक है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने, अन्य युक्तियों को चलाने के लिए किया करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनकी डिजाइन जटिल होती है। कभी भी आप लोगों को अगर इसको समझना है तो आपके घर में ही स्विच होंगे, उनको दबाकर देख लेना, लाइट जल जाएगी फिर बंद हो जाएगी। पर वो सारी चीजें आपको अंडरग्राउंड है, थोड़ा जटिल प्रोसेस है, यानी कि डेकोरेशन टाइप का, आजकल चमक दमक की बात है। वरना ये सारी चीजें आप लोग खुद ऐसे अगर पिन विन से करते हो तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं हम, विद्युत चालक होता है कि विद्युत रोधक होता है? दोनों होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, चलिए बात करते हैं। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। अब ये बूजो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा। देखो, बूजो ने चित्र 9.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है और बल्ब दीप्तमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? देखो, इस पूरे परिपथ को इंगित करा रहा है ये। तो चलिए इसकी ही बात कर लेते हैं। लीजिए, परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तमान होगा? नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उनकी बात करते हैं। क्रियाकलाप 5 में, यानी कि अब क्रियाकलाप 5 अपन करेंगे, उसमें क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 9.12a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि यह विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। ये देख लो, पूरा प्रोसेस सेटअप आपको देखने को मिल गया होगा। एक में चाबी के संपर्क में है और एक में तार दूर दूर है। तो जो चाबी के संपर्क वाला है उसमें तो करंट बराबर आएगा, और अगर आप इस लोहे के हाथ लगा देंगे चाबी के तो आपको दिक्कत हो जाएगी, करंट लग जाएगा। पर इसमें यहाँ पर बल्ब कैसे जलेगा? यहाँ पर परिपथ ही पूरा नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल समझ सकते हो, है ना। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पतली, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज, पेंसिल की लीड आदि एकत्र कीजिए। चालक परिक्षेत्र के चारों तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्यक्ष नमूने में बारी बारी से स्पर्श कीजिए। जिसमें करंट आता है ना, जैसे लोहा लगा दिया तो जल जाएगा बल्ब, एल्यूमिनियम से नहीं जलता, प्लास्टिक से नहीं जलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब हर बार आपको बल्ब
क्या हर बार बल्ब जलता है, इस पर बात यहाँ पर की गई है। तो सारणी 9.1 में आप लोगों को अंकित करना है कि स्विच के स्थान पर जो भी चीज उपयोग की जा रही है, जैसे चाबी यूज की तो पदार्थ किसका बना है, धातु का, तो बल्ब जल जाएगा। रबड़ है तो रबड़ का बना है, नहीं जलेगा। स्केल प्लास्टिक का है तो नहीं जलेगा। माचिस की तीली लकड़ी की है, नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी भी नहीं जलेगा। लोहे की कील जल जाएगा। ठीक है। आप क्या पाते हैं, परिपथ के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके थ्रू क्या हो रहा है, लाइट जल रही है, तो विद्युत चालक हो गए। और विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। कौन कौन, जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये चीजें। और विद्युत चालक कौन, जैसे लोहा होगा सॉरी। सारणी 9.1 के अनुसार उन पदार्थों के नाम बताएं जो विद्युत चालक है और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक यानी कि जो बल्ब नहीं जलने देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं विद्युत के मार्ग में, वो बाधा रोधक, विद्युत रोधक। और जो चला देते हैं, जिनसे लाइट जल जाती है, विद्युत के चालक। आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक है, कौन से विद्युत रोधक। अध्याय 2 के उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक होते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, अन्य धातु क्यों प्रयुक्त की जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत का क्या है, रोधक है, वो प्लास्टिक टाइप में है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु क्या है, विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक, विद्युत चालक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरे ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। देखो, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। विद्युत चालक भी इम्पोर्टेंट है, विद्युत रोधक भी इम्पोर्टेंट है। अगर सब चीजें मान लो करंट पकड़ने लग गई तो फिर आप क्या करोगे। तो करंट से बचने के लिए आपको प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर, बहुत सारी बार देखा होगा आपने, लाइट वाले प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, जूते पहनकर काम करते हैं, ताकि करंट ना लगे। समझ रहे हो। चेतावनी, आपका शरीर जो है ना वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। आपके शरीर में अगर अंगुली भी अड़ गई ना किसी चीज के, तो आपका काम तमाम। तो आपका शरीर अच्छा चालक है, पर उसका उपयोग आप लोगों को कैसे करना है, प्लास्टिक के वस्त्र पहन के, प्लास्टिक के जूते पहन के, प्लास्टिक के दस्ताने पहन कर आप लोग लाइट की छेड़ करें। अन्यथा एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। विद्युत का छेड़छाड़ करना बहुत हानिकारक आपके लिए हो सकता है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानियां बरतिए। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द थे वो थे बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच और टर्मिनल। चलिए इसका सारांश देख लेते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इनके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जल जाता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता और पूरा करता है। समझ रहे हो ना बात को। बटन दबाओगे तो लाइट जल जाएगी, बटन का बंद होना भी जरूरी है, नहीं तो दिन भर ही लाइट जलेगी। ठीक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं, और जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कहलाते हैं विद्युत रोधक। कौन कौन से, जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो 9वां चैप्टर था जो कि विद्युत से संबंधित था और नॉर्मल से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो यह था आप लोगों के विज्ञान विषय का क्लास 6 का 9वां चैप्टर। 10 और 11 दो चैप्टर और बचे हैं, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। बाकी क्लास 6 की विज्ञान विषय की पूरी क्लासें अपलोड हो चुकी है। आप लोग आराम से एयरफोन लगाकर, एयरबड्स वगैरह बहुत सारे साधन आ चुके हैं, तो आप आराम से लगाएं
और आराम से सुने। स्पीड बढ़ाकर सुने, समझ में नहीं आता है तो कम करके सुने। ऑप्शन है यूट्यूब पर 2x में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जैसे समझ में आ जाए। तो बेसिक से मैं आप लोगों को एक बेसिक की तरह, कहानी की तरह आप लोगों को पूरी चीज़ें कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ समझ लाने की चीज़ आती है वो समझा भी देता हूँ और पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।